The London Top Show is sponsored by Khatabook in association with CoinSwitch Kuber. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप शो। मॉनसून की हवाओं ने देश को बादलों से ढक दिया। हमारे कई दर्शक बारिश आते ही चाय पकौड़ों का प्रबंध करने में जुट गए होंगे। करना भी चाहिए, आपकी इच्छा। लेकिन देश के सबसे बड़े तबके के पास फिलहाल चाय पकौड़े तो दूर, पानी पीने का वक्त नहीं है। किसान अपने खेत तैयार कर रहे हैं। जहां ठीक ठाक बारिश हो चुकी है वहां बुवाई जोरों पर है। और इसी के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने डीएपी उर्वरक की एक बोरी पर सब्सिडी 500 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दी। देश में उर्वरक और उनकी कीमत पर सरकार किस तरह दखल देती है और इस बढ़ी हुई सब्सिडी का क्या असर है, ये समझेंगे। और आप भी जरूर समझिए, भले ही आप किसान परिवार से ना आते हों, क्योंकि भोजन तो करते ही होंगे अगर मनुष्य योनि में है। आज दिन की बड़ी खबर में इस पर विस्तार से बात करेंगे। यूरिया और इसके बहाने खेती के एक जरूरी पहलू पर, यूरिया और तमाम दूसरी खादें। लेकिन सबसे पहले शो में देखते हैं दिन का ये वीडियो। तो आज मजबूरन में चूंकि कल ही बाउंड्री गिरा है, लोग का लगातार गाली सुनते हैं। कितने लोग इससे प्रभावित हैं? 1 लाख से ज्यादा लोग। आपको ये जानकारी दे दे कि ये बस्ती से पानी आता है, यहाँ से नहीं आता है। ये बस्ती से पानी आता है, आपका कसिया टाल पहाड़ी से पानी आता है। और वो पानी जोड़िया नदी का है। जोड़िया नदी का आधा पानी इधर है। इस पानी को रोकने के लिए यहाँ के लोगों ने 2 नाला बनाया। देखिए वो शहरी स्वास्थ्य केंद्र आपको दिख रहा है प्राथमिक, उसके पीछे एक नाला बनाया गया। 2 लोगों ने काट दिया ताकि पानी बढ़ जाए। अब बढ़ नहीं जाएगा तो लोगों का घर तोड़ के चला जाएगा। और नाला के लिए बोलते बोलते हम लोगों ने थक गए। एस्टिमेट बनाते हैं, आश्वासन देते हैं। क्या नुकसान हो? शिवपुरी और आसपास का कितना आबादी है जिससे? शिवपुरी आसपास का आबादी लगभग 40,000 है। ये सिर्फ शिवपुरी नहीं है, इससे शक्ति मार्केट भी चेंबर के लोगों ने भी लिख के दिया है। आप चेंबर के लोगों से पता कर लीजिए। नगर निगम को चेंबर के लोग वहाँ तो टैक्स देते हैं, फिर भी उनका काम नहीं है। उसके बाद जो जाता है आम बगान पड़ता है, वहाँ के लोगों ने भी लिख के दिया है, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा है। सिर्फ अफसरशाही है। इस राजतंत्र में अफसरशाही हो गया, किसी का कोई सुनना नहीं, अपना मर्जी से काम करना। वीडियो झारखंड के धनबाद का है। यहाँ के भूली वार्ड इलाके में एक नाली का निर्माण जरूरी है, क्योंकि बरसात में पानी इतना आता है कि लोगों के घरों को खतरा हो जाए। 50,000 की आबादी प्रभावित है, लेकिन धनबाद नगर निगम अब तक नाली नहीं बना पाई। इस इलाके के एक पूर्व पार्षद रंजीत कुमार ने बरसात में कच्ची नाली में बैठकर धरना दिया। पूर्व पार्षद की बातें आपने सुनी होंगी। बारिश के पानी को निकालने के लिए लोगों ने खुद ही 2 नाले बनाए। निगम यहाँ से आगे का काम भी पूरा नहीं कर पाया। प्रक्रिया पूरी हो गई, टेंडर जारी हुआ था, काम नहीं हुआ। मीडिया ने संपर्क किया तो धनबाद नगर निगम के आयुक्त ने कहा, नाली बनवाना चाहते हैं लेकिन जमीन भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधीन है और वहां से एनओसी नहीं आया, इसलिए काम नहीं हो पाया। हमारे यहाँ के अखबारों में अक्सर एक पन्ना अपना शहर टाइप नाम से होता है। रंजीत कुमार के धरने जैसी खबरें इन्हीं पन्नों में कोनों में एक बॉक्स में छिपकर रह जाती हैं। हमारे शहरों, कस्बों और गांवों में विरले ही कोई समस्या होती है जिसके लिए किसी बहुत बड़ी कवायद की ज़रूरत पड़े। ज़्यादातर ऐसी होती है जिनके लिए साफ नियत से किए गए एक दस्तखत से ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, पर फिर भी उनका समाधान निकालना किसी की प्राथमिकता नहीं बनता। धनबाद की जिस नाली की हम बात कर रहे हैं, उसकी मांग 5 साल से की जा रही है। हमेशा मेगा मिशन की कल्पना करते करते हम भूल जाते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें भी लोगों के जीवन को कितना प्रभावित करती हैं, और तब किसी को सिर्फ ध्यान खींचने के लिए बरसात में नाली में बैठना पड़ता है। जिम्मेदारों से हमारी प्रार्थना है, प्रक्रियाओं में ना उलझते हुए कभी कभी छोटी और बेसिक समस्याओं के निराकरण में भी रुचि लिया करें। हो सकता है कृपा वहीं अटकी हो। और भाई साहब, जब भी हम कभी नालियों और सड़कों की समस्या सुनते हैं तो हमें आपके और हमारे पुरखे बहुत याद आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के हमारे पुरखे, जिन्हें समकोण पर काटती सड़कें बनाना आता था, जिन्हें ढकी हुई नालियां बनाना आता था। हजारों बरस बीत गए और तरक्की तो छोड़िए, हम पुरखों का विज्ञान भूल गए। भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए कम से कम कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 100 रुपए में स्टार्ट कर सकते हो। एंड टेक्स ओनली 5 मिनट्स।
कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। फास्ट, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में नए मामले आए 67,208, मौतें हुई 2,330, ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,03,570। इन सबको मिला दें तो टोटल मामले अब तक हो चुके हैं 2,97,313, कुल मौतें 3,81,903 और ठीक हुए मरीजों की संख्या 2,84,91,670। अगली सुर्खी कोरोना से ही जुड़ी है। कोरोना की दूसरी लहर अवसान की तरफ है, लेकिन लगातार तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है और ये बात भी आई कि तीसरी लहर में बच्चों में कोरोना का ज़्यादा संक्रमण होगा। इस आशंका को कई एक्सपर्ट्स खारिज कर चुके हैं। अब एम्स ने भी अपनी स्टडी के आधार पर बच्चों में कोरोना फैलने की बात को खारिज किया है। एम्स ने 4 राज्यों में करीब 4,500 लोगों पर सीरो सर्वे किया। इसमें बच्चों में भी वयस्कों के अनुपात में ही सीरो पॉजिटिविटी रेट मिला, यानी दूसरी लहर में जिस अनुपात में वयस्कों में कोरोना हुआ वैसे ही बच्चों में भी हुआ। इसका मतलब ये कि वयस्कों के अनुपात में ही बच्चों में भी एंटीबॉडीज़ बने हैं और तीसरी लहर में अकेले बच्चों में ज़्यादा कोरोना होगा, इस थ्योरी को बल नहीं मिलता। दूसरी सुर्खी आज फिर पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगों के मामले में आरोपी बनाए 3 युवाओं के बारे में। नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ तन्हा, इनकी जमानत से जुड़ी खबर। हमने आपको बताया था कि 15 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने इन तीनों को जमानत देते हुए यूएपीए लगाने को लेकर सरकार को ढेर सारी नसीहतें दी थी, लेकिन उसका कोई असर पड़ा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि सरकार अपने ढर्रे पर चल रही थी, चलती जा रही है। 16 जून को जमानत के बावजूद तीनों को जेल से छोड़ने में देरी की खबर आपको बताई और हमें लगा कि शायद बुलेटिन के प्रकाशित होने तक स्टोरी पलट जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हमारी शंकाओं को निराधार साबित किया। जमानत राशि और आरोपियों के पतों की पुष्टि के नाम पर 16 जून को भी नताशा, देवांगना और आसिफ को छोड़ा नहीं गया, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 16 जून की दोपहर 1 बजे तक रिहाई हो जाए। जब ऐसा नहीं हुआ तो नताशा, देवांगना और आसिफ के वकील ट्रायल कोर्ट से राहत मांगने गए। यहाँ दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि हमें झारखंड, असम और हरियाणा में पतों की पुष्टि करनी है, बैंक जाकर बेल बॉन्ड की जानकारी लेनी है, जबकि तीनों युवाओं का कहना था कि उन्हें दिल्ली के पतों से गिरफ्तार किया गया और चार्जशीट में भी पता दिल्ली का ही है। ऐसे में इतनी देर कैसे लग सकती है? हैरानी की बात यह है कि जब दिल्ली पुलिस से पूछा गया कि आपको कितना समय और चाहिए तो जवाब आया बेल बॉन्ड की जानकारी के लिए 1 दिन और चाहिए और देवांगना कलिता का पता चूंकि असम का है तो उसकी पुष्टि के लिए 2 दिन चाहिए, क्योंकि एक पुलिस अधिकारी को राजधानी पकड़कर असम जाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन रिपोर्ट फाइल करने के लिए 22 जून तक का वक्त मांगा गया। इस तर्क पर कोर्ट इन तर्कों से लेकिन प्रभावित नहीं हुआ। उसने कोई आदेश न देते हुए मामले को मुलतवी कर दिया। तो प्रभावित नहीं हुआ लेकिन रिलीफ भी नहीं दी, ये कहते हुए मुलतवी किया कि अभी कई जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करनी है। आप एक बार इस चीज़ को दिमाग में बिठाकर देखिए, 24 घंटे तक दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर राष्ट्रीय राजधानी में अमल नहीं हुआ। देर करने वाली एजेंसी दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय से संचालित होती है। अदालत का फैसला लागू करवाने के लिए फरियादी अदालत जाता है, जहां मामला मुलतवी हो जाता है। ये तो हुई 16 जून की बात। अब 17 जून पर आते हैं। इस दिन नताशा, देवांगना और आसिफ दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला लागू करवाने की फरियाद लेकर फिर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। यहाँ जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम भंबानी की खंडपीठ ने कहा, हम ट्रायल कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, लेकिन ट्रायल कोर्ट को अपने काम में तेजी दिखानी होगी। ये प्रक्रिया अनवरत नहीं चल सकती। आखिरकार कड़कड़डूमा की अदालत ने बेल पर रिलीज ऑर्डर जारी किया। इंडिया टुडे के मुताबिक ये रिलीज ऑर्डर ईमेल के द्वारा भेजा जाना था, लेकिन दोपहर 3 बजे तक तिहाड़ के डीजी यही कहते रहे, हमें रिलीज वारंट नहीं मिला। एक बार फिर बुलेटिन की शुरुआत में कही बातों को याद करिए। वहाँ प्रक्रिया ने विकास को रोका था, यहाँ न्याय को रोक लिया। वैसे अब तीनों की रिहाई में कोई तकनीकी पेच बाकी नहीं। चलते चलते ये भी बता दें कि इन तीनों की रिहाई के खिलाफ दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट गई है। तीसरी सुर्खी बनाई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने। देश के मध्य वर्ग का एक बड़ा हिस्सा अपने बच्चों को इसी बोर्ड के विद्यालयों में पढ़ाता है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच अभिभावकों की मांग थी कि 12वीं की परीक्षा रद्द की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पर केंद्र को निर्णय लेना चाहिए। 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी। इससे संकेत पाकर देश के तमाम दूसरे शिक्षा बोर्ड भी अपनी परीक्षाएं रद्द करने लगे। बाद में सीबीएसई ने कहा हम एक ऐसा मार्किंग फार्मूला लेकर आएंगे जिससे किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। लेकिन जिस एवेल्युएशन क्राइटेरिया यानी मार्किंग फार्मूले की घोषणा आज सीबीएसई ने की, उसे लेकर छात्र कितने खुश हैं ये आपको अब तक पता चल गया होगा। 12वीं के लिए सीबीएसई के फार्मूले को
30-30-40 कहा जा रहा है। 30% अंक 10वीं के प्रदर्शन के आधार पर बोर्ड परीक्षा के उन 3 पेपर्स के नंबर गिने जाएंगे जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर आए। 30% अंक 11वीं के प्रदर्शन के आधार पर मिलेंगे, इसके लिए वार्षिक परीक्षा यानी फाइनल एग्जाम के नंबर गिने जाएंगे। और 40% अंक 12वीं के प्रदर्शन के आधार पर मिलेंगे, इसमें यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड परीक्षा के अंक गिने जाएंगे। हर स्कूल को एक रिजल्ट कमेटी बनानी होगी। सभी स्कूलों के बच्चों की मार्किंग एक ही तरह से हो, इसका ध्यान रखने के लिए सीबीएसई एक मॉडरेशन कमेटी का गठन भी कर सकता है। सीबीएसई ने कंपार्टमेंट परीक्षा को अब भी लागू रखा है, जब संभव होगा तब वो भी करवाई जाएगी। जो छात्र इस मार्किंग स्कीम से संतुष्ट नहीं होंगे वो ऑफलाइन परीक्षा दे सकेंगे। ये जानकारी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने आज सुप्रीम कोर्ट को दी। बोर्ड के परीक्षा कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने बताया कि स्कूल 15 जुलाई तक नंबर बोर्ड को भेज दें और इसके बाद संभव है कि 20 जुलाई को 10वीं और 31 जुलाई को 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए जाएं। सभी छात्र इस फॉर्मूले को लेकर सहज नहीं है, खासकर वो जिनका 11वीं का रिजल्ट महामारी की पहली लहर में प्रभावित हुआ या फिर वो जिन्होंने 11वीं की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। जिन छात्रों ने 10वीं के बाद अपने प्रदर्शन में सुधार किया, उनकी चिंता है कि अब जब वो बेहतर नंबर ला रहे थे, अतीत के बुरे नंबर उनके लिए बुरे सपने की तरह लौट आए हैं। ऐसी ही कई चिंताओं से ट्विटर का मीम संसार आज गुलजार है। देखा जाएगा कि बोर्ड इन चिंताओं का निवारण कैसे करता है। वैसे यहाँ मैं एक बात अपनी तरफ से जोड़ दूँ, नंबर हैं, आ जाएंगे, भड़बड़ाओ मत। इन नंबरों से तुम्हारी ज़िंदगी तय नहीं होगी। 12वीं की परीक्षा में हम सारे इंटरनल एग्ज़ाम्स में गणित के फेल हुए थे। हमारे अध्यापकों को लगता था ये पक्का फेल हो जाएगा और विद्यालय का नाम खराब करेगा, लेकिन हम 12वीं में पास हो गए गणित में और ओवरऑल तो हो ही गए। और 12वीं की मार्कशीट क्या है हमसे फिर आगे किसी ने नहीं पूछा, ना जेएनयू के दाखिले में, ना आईएमसी के, ना लल्लन टॉप बनाते वक्त, ना आपने पूछा कि लल्लन टॉप शो करते हो, दुनियादारी करते हो, 10वीं 12वीं में कितने नंबर आए। एग्ज़ाम है, अच्छे से दीजिए, जो रिज़ल्ट आए उसके हिसाब से आगे की तैयारी करिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी सिर्फ इन नंबरों के आधार पर संकुचित मत करिएगा। हाथ जोड़कर प्रार्थना है। और जो भी लड़के लड़कियां बोर्ड दे रहे हैं, बड़े भाई की तरह उनको सलाह है, सिर्फ एक परीक्षा के नंबर आपका भविष्य तय नहीं करते हैं। सुर्खियों से अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन की अब वैसी खबरें नहीं आ रही जो 3 महीने पहले तक आती थी। केंद्र की सरकार भी कुछ राहत महसूस कर रही होगी, लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों की नाराजगी पूरी तरह खत्म हो गई हो ऐसा नहीं लगता। और जनता की नाराजगी का डर सत्तारूढ़ दलों को चुनाव से पहले कुछ ज्यादा होता है। किसानों के प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में था। यूपी और पंजाब में अगले साल चुनाव होना है, तो ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की नाराजगी कम करने में लगी है। हाल के कुछ बड़े फैसलों से यही अनुभूति हो रही है। सरकार ने पहले धान और कुछ दलहन पर एमएसपी में बढ़ोतरी की और अब फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की। तो आज के शो में फर्टिलाइजर सब्सिडी का पूरा गणित समझेंगे। सबसे पहले बात सरकार के नए फैसले की। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने कई फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी में 140% तक की बढ़ोतरी की। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश से बनने वाले फर्टिलाइजर्स पर ये सब्सिडी लागू होगी। जैसे डीएपी खाद के एक बोरे पर पहले सरकार 500 रुपये सब्सिडी देती थी, उसे बढ़ाकर अब 1200 रुपये कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि कोरोना में लोगों की दुश्वारियां कम करने के लिए कई स्पेशल पैकेज दिए हैं, वैसे ही किसानों के लिए ये राहत दी है। और ये वन टाइम फैसला है खरीफ के सीजन के लिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आती है तो सरकार सब्सिडी के फैसले को रिव्यू करेगी। सरकार ने यह भी बताया कि अभी वो हर साल 80,000 करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी देती है और इस फैसले के बाद इसमें 14,775 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो सीधी सीधी खबर तो यही है। अमूमन सरकार के ऐलान के अगले दिन इतनी ही खबर अखबारों में छपती है। हमने आज सोचा कि आपको उर्वरक सब्सिडी की पूरी बारीकी समझाते हैं, क्योंकि खेती किसानी हमारे और आपके जीवन से सीधा जुड़ा मसला है। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो माफ़ करिए, गलत लगता है। भले ही आप और आपका परिवार किसानी से सीधे ना जुड़ा हो, लेकिन अन्न तो हम सब की थाली में आता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि फर्टिलाइजर सब्सिडी होती क्या है। सीधा मतलब ये है कि उर्वरक का जितना बाजार भाव होता है, किसानों को उससे सस्ता मिलता है।
जितना सस्ता मिलता है वो सब्सिडी होती है, ये सब्सिडी सरकार देती है। सरकार जितनी सब्सिडी बढ़ाएगी किसानों को फर्टिलाइज़र बाजार भाव से उतना ही सस्ता मिलेगा। अब सरकार ये सब्सिडी देती कैसे है, इसकी पॉलिसी क्या है, इसे समझने के लिए फर्टिलाइज़र्स को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला यूरिया और दूसरा गैर यूरिया फर्टिलाइज़र्स, जिसमें फॉस्फेटिक और पोटासिक फर्टिलाइज़र्स आते हैं। शॉर्ट में से कहते हैं P&K फर्टिलाइज़र्स। फॉस्फेट का रासायनिक चिन्ह P और पोटाश का रासायनिक चिन्ह K। अभी P&K फर्टिलाइज़र वाली कैटेगरी में 22 तरह के फर्टिलाइज़र पर सरकार सब्सिडी देती है, जैसे DAP और अमोनियम सल्फेट जैसे उर्वरक। यूरिया और P&K फर्टिलाइज़र्स पर सब्सिडी की नीति अलग अलग है। यूरिया एकमात्र फर्टिलाइज़र है जिसकी MRP आज भी सरकार नियंत्रित करती है, यानी किस रेट में किसानों को यूरिया मिलेगा ये यूरिया बनाने वाली कंपनियां तय नहीं कर सकती, सरकार तय करेगी। लेकिन कंपनियां सरकार को ये ज़रूर बताती हैं कि उनकी लागत कितनी है और कम कीमत में किसानों को बेचने पर उनका घाटा कितना है, और इस घाटे की भरपाई सरकार सब्सिडी से करती है। मिसाल के तौर पर नीम कोटेड यूरिया खाद पर सब्सिडी की बात समझते हैं। नीम कोटेड यूरिया यानी नीम के तेल की कोटिंग के बाद तैयार यूरिया खाद। नीम कोटेड यूरिया तैयार करने वाली कंपनियां इसकी लागत और मुनाफा जोड़कर 1 टन की कीमत 17,000 रुपये रखती हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने 1 टन नीम कोटेड यूरिया खाद का MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य 5,922 रुपये तय कर रखा है। अब अगर 17,000 प्रति टन वाला खाद 5,922 में बेचा जाता है तो जाहिर है बेचने वाले को घाटा होगा, और इसी घाटे की भरपाई केंद्र सरकार करती है। तो ये तो हो गया यूरिया पर सब्सिडी का तरीका। अभी यूरिया के 50 किलो के बोरे की MRP 268 रुपये है। 45 किलो के यूरिया बोरे की MRP 242 रुपये। हालांकि हर राज्य में रेट एक जैसा नहीं है। यूपी में 50 किलो यूरिया के बैग की MRP 298 रुपये है। यूरिया बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली नेचुरल गैस पर लगे वैट की वजह से राज्यों में रेट का फर्क आ जाता है। अब DAP के जैसे फॉस्फेटिक और पोटासिक फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। इसमें सरकार ने 2010 में न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी की योजना शुरू की। इसमें यूरिया की तरह कीमतें सरकार नियंत्रित नहीं करती, खाद बनाने वाली कंपनियां ही अपनी लागत और मुनाफे के हिसाब से MRP बढ़ा या घटा सकती हैं। सरकार ने सब्सिडी का बस एक रेट तय कर रखा है। जैसे कल वाले कैबिनेट के फैसले से पहले DAP के 50 किलो के बोरे पर 500 रुपये सब्सिडी मिलती थी। इसका मतलब कि कंपनियां जितना रेट तय करती हैं किसानों को उससे 500 रुपये कम में DAP का बैग मिल रहा था। लेकिन जैसे ही कंपनियां रेट बढ़ाती हैं किसानों के लिए खाद महंगी हो जाती है। हालिया उदाहरण की बात करते हैं। DAP का भाव कुछ महीने पहले 1200 रुपये प्रति बैग था और तब किसानों को 700 रुपये में DAP मिलता था। फिर कंपनी ने बढ़ाकर रेट 2400 रुपये कर दिया, तो किसानों को 500 रुपये की सब्सिडी के बाद 1900 रुपये में 50 किलो DAP पड़ने लगा। फिर सरकार ने DAP पर सब्सिडी अब 500 से बढ़ाकर 1200 रुपये की, ताकि किसानों को पिछले साल वाले रेट पर ही फर्टिलाइज़र मिलता रहे। DAP की तरह ही सरकार नाइट्रोजन, पोटाश, सल्फर जैसे न्यूट्रिएंट्स पर सब्सिडी तय करती है। जैसे 1 किलो फास्फोरस पर पिछले साल 14 रुपये 88 पैसे सब्सिडी थी, जिसे अब बढ़ाकर 45 रुपये 32 पैसे कर दिया गया है। अब बात आती है कि सरकार कंपनियों को सब्सिडी वाला पैसा देती किस आधार पर, यानी कैसे पता चलता है किस जगह पर किसानों ने कितना और कौन सा खाद लिया। 2018 से पहले इसका तरीका ये था कि ज़िले में जितना खाद कंपनी पहुंचा देती थी वहीं गोदाम में उसकी गिनती कर सरकार सब्सिडी का पैसा देती थी। लेकिन अब तरीका बदल गया है। अब किसान के खाद खरीदने पर ही रिटेलर को पैसा दिया जाता है। पॉइंट ऑफ सेलिंग यानी POS के हिसाब से सब्सिडी ट्रांसफ़र होती है। देश भर के 3,20,000 खाद बेचने वाले रिटेलर रसायन और उर्वरक मंत्रालय से जुड़े हैं। वो जैसे ही आधार कार्ड या किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी दर्ज कर किसान को खाद बेचते हैं, उसके आधार पर उन्हें 1 हफ्ते में सब्सिडी मिल जाती है। इस तरीके में भी अब बदलाव की वैसे बात हो रही है। अब सरकार सीधे किसान के खाते में सब्सिडी का पैसा DBT डायरेक्ट ट्रांसफर के तरीके से भेजने पर विचार कर रही है। इस बारे में नीति आयोग और PMO में चर्चाएं हुई हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक सरकार ने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई है। इस कमेटी की आखिरी बैठक पिछले साल जनवरी में हुई थी। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने भी DBT पर चर्चा के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया है। ये तो हुआ सब्सिडी का हिसाब। किसान को अच्छी पैदावार के लिए पानी और ज़मीन के बाद अच्छे बीज और अच्छे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। इसका कितना असर होता है ये देश ने 1960 और 70 के दशक में हरित क्रांति के बाद से देखा। इसलिए फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी की शुरुआत भी हुई। किसानों को फर्टिलाइज़र सस्ते मिलेंगे तो कुल आय बढ़ेगी, ये हमें समझ में आता है। किसान भी सस्ते फर्टिलाइज़र की मांग करते हैं, लेकिन इसको लेकर एक चिंता भी है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में खेतों में ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया दिया जा रहा है। पंजाब में 1970 के दशक में 1 हेक्टेयर में 25 किलो यूरिया डाला जाता था और 2019 तक पहुंचते पहुंचते ये आंकड़ा बढ़कर 25 किलो से 137 किलो हो गया है। ज़मीन में नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश का अनुपात
4:2:1, 4, 2 और 1 का आदर्श माना जाता है रेशियो। लेकिन पंजाब और हरियाणा में अभी ये 25:5:1 यानी 25, 5 और 1 का रेशियो हो गया है। जाहिर सी बात है इसका असर ज़मीन की सेहत पर पड़ रहा है। ज़मीन से पैदा हुए अनाज को खाने वालों की सेहत पर यानी हम पर और आप पर पड़ रहा है। तो जब हम सस्ते फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो ये भी तय होना चाहिए कि उनका इस्तेमाल विवेकपूर्ण ढंग से हो। बड़ी खबर के इस हिस्से में अब हम लवर्स टिफ की बात करेंगे। जी, प्रेमियों के बीच होने वाला झगड़ा जो दिखता तो बहुत जोरदार है, लेकिन देखने वाले जानते हैं कि रहेंगे दोनों साथ ही, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे। इसी तरह का झगड़ा चल रहा है नरेंद्र मोदी सरकार और ट्विटर के बीच। नोकझोंक होती है, कोई कुछ कहता है, कोई किसी की अनदेखी करता है, लेकिन खेला है कि खत्म होता ही नहीं। ट्विटर की भारत सरकार से हमेशा बनती रही हो ऐसा नहीं है। यूपीए के दौर में भी ट्वीट डिलीट करने और अकाउंट होल्ड करने को लेकर सरकार और ट्विटर में हल्की नोकझोंक चलती रहती थी, लेकिन तब ये माना जाता था कि न ब्यूरोक्रेसी और न ही चुनी हुई सरकार ये ट्विटर जैसे नए माध्यम की सेंसिबिलिटी को समझती थी यूपीए के दौर में, और न ही पर्याप्त गंभीरता से लेती थी। लेकिन ये बात आज के समय पर लागू नहीं होती। आज सरकार चला रही पार्टी और उसके नेता उन लोगों में से हैं जिन्होंने भारत में सबसे पहले ट्विटर की सोशल मीडिया की राजनीतिक ताकत को समझा और उसे अपनी रीच बढ़ाने और नैरेटिव गढ़ने के लिए इस्तेमाल किया। तो फिर क्या वजह है कि जब ट्विटर के अच्छे दिन आने थे तभी उस पर एक के बाद एक FIR हो रही है? इस सवाल के जवाब में एक लंबा निबंध लिखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल कुछ तात्कालिक कारणों पर ध्यान देने से काम चल जाएगा। भारत सरकार चाहती है कि तमाम दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह ट्विटर भी IT रूल्स 2021 का अक्षरशः पालन करे। IT रूल्स 2021 को लेकर सरकार का दावा है कि वो नागरिकों के डेटा और निजता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठा रही है। ऑनलाइन अपराध ना हो, होने पर जांच के लिए डेटा उपलब्ध कराया जाए और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अफसरों की नियुक्ति हो। इस तरह की बातें IT रूल्स 2021 में लिखी हुई हैं, लेकिन सब कुछ इतना साफ और सीधा होता तो शायद बखेड़ा नहीं होता। ट्विटर के साथ साथ कई भारतीय नागरिकों को चिंता इस बात की है कि सरकार अपने बनाए नियमों की व्याख्या कैसे करेगी, खासकर फेक न्यूज़, भड़काऊ कंटेंट, आपत्तिजनक कंटेंट वगैरह के बारे में, और क्या ये नियम समान रूप से सभी पर लागू होंगे। इसलिए वो इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक परोक्ष हमले की तरह देखते हैं। चूंकि ट्विटर फिलहाल भारत में नैरेटिव गढ़ने और एजेंडा तय करने के मजबूत माध्यमों में से एक है, सरकार नहीं चाहती कि वो उसके नियमन से बाहर रहे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि सांप मारने के चक्कर में लाठी टूट जाए। इसीलिए ट्विटर से उसकी तू महमें चलती रहती है। किसान आंदोलन के वक्त ट्विटर और सरकार का झगड़ा सबसे साफ तरीके से सामने आया था। सरकार ने किसान आंदोलन से जुड़े हैंडल्स पर रोक लगवाई, जो कुछ दिन में फिर बहाल कर दिए गए। ये सरकार को पसंद नहीं आया। फिर कांग्रेस द्वारा जारी कथित टूल किट का मसला है। फैक्ट चेक वेबसाइट्स ने दावा किया कि कथित टूल किट कांग्रेस के आधिकारिक लेटर हेड पर जारी नहीं हुआ था। इसके बाद इस संबंध में ट्वीट करने वाले भाजपा नेताओं को मैनिपुलेटेड बताने मीडिया वाला टैग झेलना पड़ा। इसमें संबित पात्रा भी शामिल थे। अब तक वो असली दस्तावेज सामने नहीं आया है जिसके आधार पर टूल किट होने का दावा किया गया था, लेकिन सरकार को अपने लोगों पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग पसंद नहीं आया और दिल्ली पुलिस ने तो आपत्ति ही जता दी कि हम जांच कर रहे हैं, आपने कैसे तय किया कि कौन सा कागज़ नकली है। खबर चली कि दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के दफ्तर पर छापा मारा। फिर कहा गया छापा नहीं था, नोटिस देने गए थे। वैसे नोटिस से इतर सूत्रों का दावा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारी इस संबंध में ट्विटर इंडिया के MD मनीष माहेश्वरी से पूछताछ करने 31 मई को बेंगलुरु भी गए थे। ट्विटर और सरकार के बीच नोकझोंक का सबसे ताज़ा एपिसोड आया गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई वाले वाकये के बाद। बुजुर्ग की आपबीती के आधार पर कई ट्वीट किए गए। बाद में गाजियाबाद पुलिस ने दावा किया कि मामला सांप्रदायिक हिंसा या धार्मिक पहचान को निशाना बनाने का नहीं था। वैसे बुजुर्ग का परिवार अब भी अपनी बात पर कायम है, लेकिन पुलिस ने ट्वीट्स को गलत बयानी और दंगा भड़काने की साजिश मानते हुए पत्रकारों और समाचार वेबसाइट्स तक पर FIR कर दी। इस FIR में भी ट्विटर और ट्विटर इंडिया को शामिल किया गया। इस बीच भारत सरकार ने ट्विटर का इंटरमीडियरी स्टेटस भी खत्म कर दिया। माने अब भारतीय कानून के तहत ट्विटर को एक बिचौलिया होने को लेकर मिलने वाली छूट नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसने इसके लिए ज़रूरी IT रूल्स 2021 पर अमल नहीं किया। और आज ही की खबर है कि दिल्ली पुलिस को भी ट्विटर के खिलाफ एक शिकायत मिली है। ये तो हुई नोकझोंक की बात। अब आते हैं इस पर कि सरकार कितने जतन से चाहती है कि ट्विटर उसकी बात मान ले। रविशंकर प्रसाद को सुनिए। These guidelines don't deal with the use of social media. They deal with the abuse and misuse of social media, so that people can complain about their misuse when they are being defamed, when women's
dignity is being compromised, and all these things. रविशंकर प्रसाद की बात बिल्कुल ठीक है। भारत में काम करने वाली किसी भी कंपनी को भारत के कानून मानने ही होंगे और अनदेखी होने पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लेकिन मंत्री जी को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर क्यों उनकी सरकार के बनाए कानूनों की नीयत पर शक किया जा रहा है। क्या अतीत में ऐसी कोई गलती हुई है जिसके चलते अच्छी मंशा से बनाए गए कानूनों में भी बुरी नीयत ढूंढी जा रही है? इसे समझना और इस पर अमल करना रॉकेट साइंस जितना मुश्किल नहीं है, आराम से हो भी सकता है। और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर वो दिन जब ये बात सामने आती है कि सरकार ट्विटर पर शिकंजा कस रही है तो भारत के साथ साथ दुनिया में भारत की छवि पर असर पहुंचता है। इंटरनेट, अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले कुछ वर्षों में लगातार खराब रहा है। अगर ट्विटर पर नियमन की उसकी कोशिश को वो ठीक तरह से समझा नहीं पाई तो यही संदेश जाएगा कि वो आलोचना से असहज होकर ये कर रही है और ये भारत की ग्लोबल इमेज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उस मोर्चे पर हम पहले ही तमाम फैसलों के चलते अनुच्छेद 370, CAA, NRC और अब कोरोना महामारी से पैदा हुई हलचल से डील कर रहे हैं। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।